नमस्कार। अगर आपको फ़ॉरेन से सामान मंगाना है, यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, चाइना, कहीं से भी सामान मंगा के आपको इंडिया में बेचना है, तो ये आपके लिए वीडियो रामबाण है। यानी कि ये आपको हर जानकारी देगा कि आप कैसे वहाँ से सामान मंगवा सकते हो, कितना सामान मंगा सकते हो, मैंने इसमें बताया है। कैसे सामान मंगाना है, यानी कि शिपिंग एजेंट है उनको कैसे सेलेक्ट करना है, उनका नंबर कैसे पाना है, कहाँ के शिपिंग एजेंट को लेना चाहिए, सारी बातें मतलब इतना आसान और इतने सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि अब इसके बाद आपको कुछ सोचना समझना नहीं रह जाएगा, यानी इजी हो जाएगा। जो आप अभी डरते हो, या बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है कि फ़ॉरेन से सामान कैसे मंगवाते हैं, कैसे हम चाइना से सामान मंगवाते हैं, कैसे हम यूएस से सामान मंगाते हैं, कैसे हम जापान से या दुबई से बहुत कुछ आता है, यूएई से खजूर वगैरह आते हैं, तो कैसे मंगाते हैं, कैसे पैक करते हैं, कैसे शिपिंग करते हैं, क्या तरीका है, कितना चार्ज है, क्या क्या तरीके से, अगर हमें उनसे रेट लेना होगा तो कैसे रेट लेंगे, सारी कुछ जानकारियाँ मैं इस वीडियो में दूंगा। फिर एक बार आपसे कहता चलूं कि अगर आपको ये वीडियो ख़राब लगे, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल ना लगे, तो ज़रूर आखिरी में कमेंट्स कर देना कि नॉलेजेबल नहीं है, बेकार है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नॉलेजेबल है, तो आप ये ज़रूर कमेंट्स करना कि नॉलेजेबल है और आप देखने जा रहे हो। अगर आप नए हो, आप मुझे नहीं जानते हो, आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो नीचे कमेंट्स पढ़े बिना मत जाना, क्योंकि मैंने हमेशा बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ में पाया है कि चीज़ें जो ऊपर थंबनेल में लिखी होती हैं या इंट्रो में बताई जाती हैं वो अंदर नहीं मिलती, लेकिन अगर लोगों को मिली है, उन्होंने कमेंट्स किया है, तो आप देख के अंदर जा सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक विज़न बना लिया है कि भाई मुझे इंपोर्ट करना है, यानी कि कहीं से माल मंगाना है, यानी कि चाइना से मंगाना है या जापान से मंगाना है, ऑस्ट्रेलिया से मंगाना है, दुबई से मंगाना, अमेरिका से मंगा के भारत में बेचना है। और बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। जितने भी स्टार्टअप हो रहे हैं, अगर वो सक्सेस हैं, तो उनके पीछे का राज यही है कि उन्होंने एकदम नई चीज़ वहाँ पकड़ी, जो नई चीज़ थी, और उसे इंडिया में लाके बेचे। आपने ये बात समझ ली है, आपने ये बात जान ली है, आप ये बात समझ चुके हो, तो स्टार्टअप ऐसे ही होता है। लेकिन एक बात जो आपके दिमाग में है, जो मैंने पिछले वीडियोस में देखा और कमेंट्स पढ़ा, वो ये कि सर हम मंगाएंगे कैसे, कैसे हम बात करेंगे, कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, कैसे हमारा शिपिंग एजेंट कौन होगा, कैसे क्या। तो वो सब समझते हुए मैंने एकदम सरल भाषा में ये वीडियो बनाने की सोची। आप सबने अपने घर के लिए टीवी, फ्रिज या तो लिया होगा, 100% लिया होगा, है ना। बेड लिया होगा, टीवी लिया होगा, सोफ़ा लिया होगा, कुछ ना कुछ लिया होगा। तो वो चीज़ आपके घर तक लाने में जितना सरल है, उतना ही सरल है फ़ॉरेन से सामान लाने। आप चौंक गए, यस सर क्या कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। आज अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आपने टीवी खरीदी है ना, आपने टीवी खरीदी या फ्रिज खरीदा है ना। तो फ्रिज खरीदा है तो क्या करते हैं, आप जाते हो दुकान पे। सर ये क्या बता रहे हो, मुझे पता है। आप दुकान पे जाते हो, एक रिक्शे वाले को करते हो, और आपके घर में माल आ जाता है। सीधे सी बात है ना। तो आपके दुकान वाले किस रेट पे आपको माल देता है, टीवी क्या बताता है, वो रिक्शे वाले का रेट जोड़ के बताता है? नहीं बताता है। वो कहता है भैया टीवी 3000 की है। फिर आप कहते हो अच्छा ठीक है, रिक्शा कर दीजिए। दो तरीके से रिक्शे होते हैं। एक तरीके से होता है कि भाई ठीक है, आपने रिक्शा किया, अब क्या करते हो, आप उस टीवी को ला देते हो उसको, और उसके रिक्शे वाले के पीछे पीछे चलते हो, ताकि कहीं वो रिक्शा वाला भाग न जाए। बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, एकदम साधारण भाषा में, ताकि हर उस बंदे को समझ में आ जाए जो मेरे देश में एकदम नीचे तबके का है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे देश के हर व्यक्ति को मतलब इतनी नॉलेज तो हो कि वो कुछ भी कर सके। भले ही अवसर ना मिले वो अलग मैटर है, लेकिन उससे नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैं एकदम सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही तो करते हो कि उसके पीछे पीछे चलते हो, कहीं से ना भाग जाए, फिर हम कैसे पकड़ेंगे। या दूसरा, तो कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, कहते हैं भाई दुकानदार से कि आप अपना रिक्शा वाला कर दो, हमारे घर में माल पहुँच जाए, हम जा रहे हैं। उसने टीवी खरीदा, पैसे पे किए और अपना घर चलाया। 1-1.5-2 घंटे बाद दूसरा रिक्शा वाला आता है कि सर आपका माल यहाँ लेके आ गए, कहाँ से कैसे घर आना है। ऐसा ही होता है ना, कोई और दूसरी चीज़ होती है नहीं ना, सेम ऐसा ही होता है। तो कौन स्मार्ट हुआ, वो स्मार्ट हुआ यार जिसने सीधा पेमेंट किया, भाई ये पकड़ो 300 रुपये या 3000 रुपये आपकी टीवी के, और रिक्शे वाले को मैं वहाँ पे दे दूंगा, और आप अपना रिक्शा वाला दीजिए, देखिए आपकी पूरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अगर टीवी लेके भाग जाता है, कुछ कर लेता है, आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है ना। तो दोनों में आपको कौन सही लगा? नंबर सेकंड वाला, कि भाई ठीक है, हम अपना घर पहुंच गए और वो सामान लेके पहुंच गए। अब बिल कैसे बनता है भाई?
तो बिल कैसे बनता है? एक बिल होता है जो टीवी वाला आपको देखता है, उसमें टीवी का चार्ज होता है, और जो गवर्नमेंट चार्जेस लेती है यानी जीएसटी वगैरह होता है वो उसमें लगा होता है। बस रिक्शे वाले का चार्ज नहीं लगा होता है। रिक्शे वाले का चार्ज आप यहाँ पे आके दे देते हो, है ना, ठीक है, यही होता है। अब आते हैं फॉरेन के केस में। फॉरेन के केस में भी वही चीज होती है। इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है, जब हम किसी सेलर से बात कर रहे होते हैं, जो बेचता है उससे हम जब बात कर रहे होते हैं तो क्या बात करते हैं? मोस्टली लोग कंफ्यूज हैं कि भाई हमने बात की कि भाई रेट क्या है, तो ऐसे रेट कोई नहीं बताता है, क्योंकि इस केस में टीवी वाला केस नहीं है कि भाई साहब ये है रेट और फ्रेट। उसमें वो पूछता है कि भाई आपका कोई शिपिंग एजेंट है? 100% मान लो, सीधी सी बात मान लो, अगर आपको चाइना से माल लाना है, जापान से लाना है, यूएस से लाना है, कहीं से भी लाना है, तो वो क्या पूछेगा कि भैया आपके पास कोई शिपिंग एजेंट है? शिपिंग एजेंट क्यों पूछेगा? वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप यदि नए हो या ऐसा कुछ है, तो वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपको हम रेट कौन सा दें। आपको अपने वर्कशॉप से, देखिए 3 तरीके के रेट हो गए। एक तो वो रेट जो वो कहेगा कि भाई ये रेट है, 100 रुपये आपका इसका रेट है, और आपको हमारे वर्कशॉप से उठाना पड़ेगा। एकदम लॉजिकली बात है, वो सबसे सस्ता रेट होगा, क्योंकि उसे कोई टेंशन नहीं है, आप अपना वर्कशॉप से ले जाओ, फिर आप जहां ले जाओ उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा रेट वो होगा, एकदम सरल सी बात है, इसे एक्स वर्कशॉप कहते हैं, EXW, ठीक है, एकदम सरल सी बात है, इसे एक्स वर्कशॉप कहते हैं, यानी कि आपको उसकी वर्कशॉप से उठाना होगा। इस तरीके से जब आप रेट की बात कर रहे हो तो ये वाली बातें ध्यान रखनी है उससे, जब बायर से आप सेलर से आप रेट की बात कर रहे हो तो ये बातें, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि भाई हम पोर्ट तक आपका माल पहुंचा देंगे। सेलर से आपने कहा कि भाई हमारे आप अपने पोर्ट तक माल पहुंचा देना, वहां से मेरा शिपिंग एजेंट लेके आ जाएगा, तब वो उसका दूसरा रेट होगा, क्योंकि वो अपनी फैक्ट्री से, अपनी यानी चाइना से अगर आप मान ले तो चाइना के पोर्ट तक पहुंचाएगा, ठीक है। बस ये इसका FOB बोलते हैं इसको, यानी वहां से वो पोर्ट तक माल आपका छोड़ देगा। अब आपकी शिपिंग एजेंट की है कि भाई पोर्ट से माल आपके घर तक पहुंचाए, ठीक है। ये दूसरा हो गया तरीका। तीसरा तरीका है DDU, यानी कि वो जो है वो वहां से उसके वर्कशॉप से माल उठाएगा शिपिंग एजेंट और आपके घर तक माल पहुंचाएगा, लेकिन जो ड्यूटी है, जो कस्टम की ड्यूटी है, वो आप देंगे। समझ में आ गई? यानी आपने बायर से कहा कि भैया कस्टम की ड्यूटी जो होगी हमारे पोर्ट में, यानी कि जो इंडिया पे होगी, वो हम दे देंगे, और बाकी सारा खर्चा आप जोड़ के हमें बताओ हमारे यहाँ इस एड्रेस पे माल चाहिए, ठीक है। चौथा तरीका ये है कि हमें कस्टम से मतलब नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमारा माल इस एड्रेस पे आना चाहिए, ठीक है, कानपुर आना चाहिए। मान लीजिए मैं कानपुर का हूँ, तो मैंने चाइना से के जो सेलर है उससे बात की कि भाई हमें ये जो आपका स्पीकर है ये हमें हमारे कानपुर पे चाहिए, ठीक है, बात खत्म। मैं कानपुर से उठा लूँगा, लेकिन सारी कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह आपको क्लियर करानी होगी। तो इस टाइप से 4 तरीके हैं। आपको कौन सा तरीका बेस्ट लग रहा है, उस तरीके से आप उससे बोलोगे कि भाई हमें ये माल ऐसे चाहिए, और वो क्या करेगा, उस हिसाब से रेट देगा। रेट कैसे देगा? अगर आप सेलर हो तो भी यही करोगे। भाई सेलर अगर आप हो तो आप अपने कस्टमर से ये पूछोगे भाई माल कहाँ चाहिए। आप सोचो आपको माल कहाँ चाहिए। मान लीजिए आप दुकान पे गए, आपने कहा टीवी चाहिए, तो टीवी वाला मान लो ये पूछे कि भाई माल कहाँ चाहिए, आपको अपने घर चाहिए, तो वो रिक्शे वाले का रेट जोड़ देगा। नहीं यहीं चाहिए तो यहीं पर ये रेट है, आप रिक्शे वाले को पेमेंट कर दीजिएगा। 2 ही चीज़ें तो है ना। तो यही चीज़ें। अब एक समस्या आपके सामने दिमाग में आ रही है, सर वो जो आपने शिपिंग एजेंट बताया ना, ख्याल तो सारा वही कर रहा है, तो मुझे उसका नाम, नंबर, एड्रेस दे दीजिए। बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने पिछले वीडियो में देखा। तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं एक का दे दूंगा तो फिर आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे ना। तो मैं तरीका बताता हूँ कि शिपिंग एजेंट का नंबर कैसे लिया जाता है ना। फिर उसके बाद आप आसानी से उसे ढूंढ सकते हो, उसे ले सकते हो, उससे बात कर सकते हो। सबसे पहले कोई भी किसी दूसरे देश के शिपिंग एजेंट को आपको नहीं पकड़ना है। बहुत पते की बात बता रहा हूँ। यानी जैसे मान लो अमेरिका से आप मंगा, तो अमेरिकन शिपिंग एजेंट को नहीं पकड़ना है, क्योंकि आप, कई लोग पूछ रहे हो कि सर हम बात कैसे हो, तो वहाँ अपनी बातें आप रख ही नहीं पाओगे, है ना। वो इंग्लिश में बोल रहा, हिंदी में बोल रहा, वो कहीं कुछ उसको ड्यूटी ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि शिपिंग एजेंट हमेशा इंडियन सेलेक्ट करो, इंडियन सेलेक्ट करो, ठीक है। अब जब आपने शिपिंग एजेंट इंडियन सेलेक्ट कर लिया, ये दिल्ली का हो सकता है, वो मुंबई का हो सकता है, अब सर कैसे मिलेगा नंबर? तो एक छोटा सा है, इंडिया मार्ट पे ये लिखो कि शिपिंग एजेंट, जहां जिस कंट्री से आप खरीद रहे हो,
जहां आपको लाना, मान लो चाइना से खरीद रहे हो इंडिया, तो चाइना टू इंडिया, बस इतना उसके उसमें डाल दो गूगल में या इंडिया मार्ट के ऊपर, ठीक है। मैं लिंक भी दे दूंगा, मैं डाल के एक लिंक दे दूंगा। ये भैया ये मत जो सामने आए उससे नहीं लेना है, ठीक है। जो सामने आए खूब स्क्रॉल करो, खूब बात करो। जो भाई ये पेड नहीं, बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, बार बार मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि खूब स्क्रॉल करो, खूब बात करो, दसियों सैकड़ों शिपिंग एजेंट से बात करो, ठीक है। फिर उससे माल आप सेट करो कि भाई कैसे क्या होता है, सब वो बता देगा, ठीक है। आपको आधी जानकारी तो वही दे देगा, बात आपकी खत्म हो जाएगी। समझ में आ गई बात कि कैसे आपको शिपिंग एजेंट ढूंढना है। इंडिया मार्ट पे जाना, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसी से चले जाना, वहां से ही पहुंच जाओगे। फिर नीचे स्क्रॉल करते जाना, बहुत सारे आपको, क्योंकि आप किस देश से काम कर रहे हो मुझे नहीं पता, तो आप अपना चले जाना और बहुत सारे शिपिंग एजेंट आएंगे, दिल्ली के होंगे, मुंबई के होंगे और कलकत्ता के भी हो सकते हैं, जहां जाके भी जो आपके नियर बाई हो उससे बात करो, उसके ऑफिस चले जाओ, उसको सब कुछ पूछ लो, जो भी आपको पूछना है वो सब बताएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और पते की बताता चलो, फिर आगे और बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम इंडिया से माल भेज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं खुद जानता हूं, जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं। पहले माना इंडिया से यूएस चली गई, इंडिया से लंदन, इंडिया से यूरोपियन कंट्री चली गई, फ्रांस चली गई, है ना, और फिर वहां से फिर इंडिया इंपोर्ट होती है। ये सर आप क्या कह रहे हो? हाँ, बहुत सारी लेदर इंडस्ट्रीज में तो बहुत सारी मैं जानता हूं कि यहां से कोई पर्स है, लेडीज पर्स, बहुत ध्यान समझो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, लेडीज पर्स एक अमेरिकन कंपनी ने या एक लंदन की किसी कंपनी ने यहां से उसने मंगाया, यहां से यानी इंडिया से मंगाया, और फिर उसी कंपनी ने उसमें अपना ब्रांड, अपना लोगो सब कुछ लगा के और फिर इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ उसमें, जो यहां से उसने 500 का पर्स लिया था वो 5 लाख का बेचा। सच, मतलब ये आप हाइपर मत समझो, सच है ये। जितनी भी यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री हैं वो यही करती हैं। वो इंडिया से, बांग्लादेश से, वियतनाम से, वो श्रीलंका से, और बहुत बड़ा हब है इस समय बांग्लादेश, है ना, बहुत बड़ा हब है जो यूरोपियन कंट्री को इन सारे प्रोडक्ट को देता है। पता है उन लोगों ने क्या कर रखा है, जो जितनी यूरोपियन कंट्री हैं, चाहे फ्रांस, इटली, जर्मनी और इधर अमेरिका, जितनी भी इधर की यूरोपियन कंट्री है, वो इंडिया या अपना पाकिस्तान या ये जो श्रीलंका, ये बांग्लादेश, वियतनाम, इन सबको वो अपनी फैक्ट्री समझती हैं। यानी यहाँ पे उन्होंने माल बनवाया, अपने यहाँ ले गए, वो उनका शोरूम है, और वहाँ उसको और टिप टाप अच्छे से करके और फिर पूरे दुनिया में वो अपना 10 गुना प्रॉफिट में माल बेचती हैं। तभी वो इतनी रईस है। कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ ट्रेडिंग करती हैं। क्या करती हैं, यहाँ से माल उठाती हैं, यहाँ से माल अपना बनवाती हैं इन सारी कंट्रीज से, फिर वहाँ ले जाती हैं, अपनी पैकिंग, अपना ब्रांड, अपना सब कुछ करके फिनिश, बेहतरीन फिनिशिंग देके, और फिर वो माल पूरे कंट्री के जो रिचेस्ट पर्सन है उनको बेचती हैं। तो समझ में आया वो क्या करती हैं। फिर हम अपनी बात पे आते हैं, जो हम ये आपको समझा रहे थे कि कैसे आपको माल देना है। अब देखिए, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि कैसे 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 रेट तय होता है, कैसे रेट तय होता है, ये आपने समझ लिया। अब बात आती है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो है CBM, क्यूबिक मीटर। देखिए एक क्या होता है, 2 तरीके से आता है माल, ठीक है, इसको भी समझ लो। LCL और FCL। ये क्या होता है, LCL होता है, या पहले तो FCL को समझो। FCL होता है फुल कंटेनर, यानी एक माल आप मंगाते हो जिसमें पूरा कंटेनर आता है शिप में, फुल कंटेनर, ठीक है। और एक होता है LCL, यानी लेस कंटेनर। लेस कंटेनर क्या होता है, कंटेनर का एक पार्ट हम फ्रेट के लिए लेते हैं। भाई इतनी जगह में हमारा थोड़ा माल है, हम इतनी जगह में, हमें पूरा कंटेनर नहीं चाहिए। जैसे अगर आप ट्रक से कोई माल मंगाते हो तो या तो पूरा ट्रक फुल कर लो, तो वो क्या हो गया, FCL, यानी फुल कंटेनर, ठीक है। और अगर आप एक ट्रक में एक छोटा सा अपना पार्सल मंगवा रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, LCL, यानी लेस कंटेनर, ठीक है। फॉरेन के केस में ये चीज होती है। तो ये बात समझ गए। अब जब आप लेस कंटेनर मंगा, बहुत ध्यान समझना है ना, जब लेस कंटेनर मंगा रहे हो तब कैसे होगा, तो वो है CBM, यानी क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर क्या होता है, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा अगर कोई बॉक्स बनाया जाए तो उसमें जितना सामान आता है वो एक CBM से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी आपका जो शिपिंग एजेंट है वो बोलेगा भाई 1 CBM माल है क्या,
तो आप कहोगे हाँ या ना या जो भी जैसे भी। तो यानी आप समझ गए ना, 1 मीटर का अगर बॉक्स में आपका माल आ जा रहा है, जितना आ जा रहा है वो उसको CBM में बोलेंगे भाई ये CBM है। आप समझ में आ गया ना ये सारी बातें। अब बात आती है कि सर अब हम परचेज कैसे करें, ठीक है। ये सारी बात मैंने समझा दी कि वहाँ से आने के लिए क्या क्या तरीके हैं, रेट कैसे निकालेंगे, कस्टम ड्यूटी। हाँ, एक कस्टम ड्यूटी पर भी बात कर लेते हैं कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है। अलग अलग प्रोडक्ट की, जैसे GST है, GST अलग प्रोडक्ट की अलग अलग लगती है ना, किसी में 12 लगती है, किसी में 5 लगती है, किसी में 18 लगती है, किसी में 28 लगती है, ठीक है, यही तो होता है। ऐसी कस्टम ड्यूटी भी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लगती है, लेकिन 10% का एक्सेस लगता है, वो लगता ही लगता है, ठीक है। तो किसी में 30% लगेगी, 30% लगेगी, किसी में 10% लगेगा, 25% लगेगा, अलग अलग लगेगा। वो आपको कौन बता देगा? वो आपका जो शिपिंग एजेंट है ना, वो सारी चीज़ें बता देगा, सब कुछ बता देगा। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ, IEC जो सर्टिफिकेट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं IEC, बहुत आसान है सर। आप अपने हाथ से अपने घर में भर सकते हो, कर सकते हो, 2-3 दिन में आपके पास मेल से प्राप्त हो जाएगा। अब तो बहुत जल्दी आ रहा है, तो आप अपने हाथ से भर लो। बस फीस जो लगेगी, और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है भाई साहब, एकदम लेस, एकदम ऐसी कि क्या बताएं। तो आप बस भर लो, अब IEC सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। GST लगेगा, उसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, बस हो गया काम। इतनी चीज़ें लगनी है, आपका GST IEC सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब क्या है, एक चीज़ और आप समझते चलो यहाँ पे, जब आपने इतना सब कर लिया है, IEC ले लिया, सब कुछ ले लिया, यही डॉक्यूमेंट सारे के सारे कस्टम क्लियरेंस में लगते हैं, उसके साथ इनवाइस। और ये जो सारे मैंने डॉक्यूमेंट बताए, ये जब आपका माल आएगा तो कस्टम में क्या क्या फाइल होता है वो भी आपका शिपिंग एजेंट कर देगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब कुछ लगेगा। GST की डिटेल लगेगी, आपका जो, अब बस 2 चीज़ें और लगेंगी, बिलिंग, जो आपने बिल किया है वो, या वो आपसे कस्टम वाला ये मांग लेगा कि भाई साहब पेमेंट जो आपने किया है ना, ये बताओ कि उसका डिटेल यानी उसका प्रूफ दे दो। तो आपने जो उसको पेमेंट किया है उसको दे दिया, भाई ये पेमेंट किया है। तीसरी चीज़ आपको ये मांग लेगा, भाई साहब इसके कंटेनर के अंदर या इस जो आपका पार्सल है इसके अंदर जो चीज़ है ना, वो चीज बता दो कि भाई क्या इसमें क्या क्या चीज। तो बस जो आपका अपना सिंपल पेपर में आपने लिख के दिया ये बस, और वो भी सब आपका शिपिंग एजेंट ही करे, आपको उस पर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सब कुछ हो गया। सर अब मंगाएं कैसे, कितना मंगाएं? मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैं सबकी प्रैक्टिकल कराता हूँ कि भाई जाके 200 रुपये का एक सामान खरीदो और जाके बेचो, उसको कितने रुपए में बेच सकते हो, एक प्रैक्टिकल है। ऐसे ही आप प्रैक्टिकल स्वरूप कुछ थोड़ा बहुत सामान, कुछ थोड़ा बहुत जिसमें आप सह जाओ, अरे कहीं चला गया है ना, 10,000 20,000, ये मत सोचना कि 10-20 हज़ार का सामान नहीं आ सकता है। आप ये सोच के मत मंगाओ कि बहुत ज़्यादा कुछ हम डीप में चले जाए। अरे आप सिर्फ एक ये करो कि मुझे यहाँ से ये सामान यहाँ मंगाना है, सब समझ जाओगे। 20-25 हज़ार का सामान मंगा लो और सब कुछ नॉलेज हो जाएगी, हर चीज़ नॉलेज हो जाएगी और कोई दर्द भी नहीं होगा, है ना। तो अब जैसे है, और आधे से ज़्यादा चीज़ें, आधे से ज़्यादा क्या 100% चीज़ें सिर्फ प्रोडक्ट को छोड़ के, और आप बायर से जो आप सेलर से जो आप उससे बात कर रहे हो, आप चाइना से या जापान से, जहाँ से भी वो प्रोडक्ट ले रहे हो, बस उसके रेट आपस में आप देख लो, बाकी सारा काम आपका शिपिंग एजेंट कर देगा, ठीक है। वो जहां से कहे कि भाई यहाँ तक मंगवा लो, पोर्ट तक मंगवा लो, जहां तक कह दे वहां तक आप मंगवा के बस वहां तक के रेट ले लो, या वो कह दे कि वहीं से उसके कारखाने से उठा लेंगे तो वहां से उठ ले लो बस। तो सबसे सही चीज यही है कि शिपिंग एजेंट से आप पूरी बात कर लो, एक IEC सर्टिफिकेट ले लो, सारी समस्या खत्म और काम स्टार्ट करो। प्रैक्टिकल के लिए 10-20 हज़ार का सामान मंगा के देखो, बहुत आसान हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा। इतना मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझाया। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, मुझे लगता है कि आपके दिमाग के अंदर तक चला गया होगा, है ना। तो आपको कैसा लगा आप लिखो, नीचे कमेंट लिखो, क्योंकि मैंने हमेशा पहले ये कहा था कि अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लिखना, ताकि जो आने वाले हैं वो पढ़ के आएँ। और दूसरी चीज़, अगर आपके आसपास मित्र कोई भी बेरोजगार है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। नहीं करेगा कोई बात नहीं, कम से कम नॉलेज तो होगा, कम से कम वो जानेगा तो कि कैसे इंपोर्ट किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। नहीं करे कोई बात नहीं। अरे भाई जब हम अपना एजुकेशन पढ़ते हैं, चाहे इंटर हो, हाई स्कूल हो या कोई भी,
6 हो 7 हो सब कुछ पढ़ते हैं ना, तो उसमें हर चीज़ पढ़ाई जाती है। विज्ञान भी पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, कॉमर्स भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है। अब सर मैं तो सिर्फ वही पढ़ूंगा जो मैं नौकरी करूँगा, ऐसा तो नहीं होता है। हर चीज़ पढ़ के हम एकदम ट्रेंड होते हैं और फिर जाके अपनी फील्ड। ऐसे ही ये जो चीज़ मैंने बताई, अगर वो बेरोजगार तो उसकी कान तक जानी चाहिए, उसको समझ में पता नहीं कौन सा शख्स क्या कर जाए। बस यही कहना था। आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स करना। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। एक चीज़ और कहता हूँ, जो पूछना हो आप कमेंट्स में पूछो, मैं अगले वीडियो में शायद उसको जवाब दूँ या उस पर वीडियो बनाऊँ। बस इतने कहना है। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।